Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. So we are starting with the necrosis. We have already done the types of cell injury, the introduction and the reversible injury in detail, and the difference between reversible and irreversible injury also. So now we are starting with the cell death types, which are of two types, necrosis and apoptosis. Necrosis is accidental cell death, जबकि एपोप्टोसिस जो होती है वो एक रेगुलेटेड सेल डेथ होती है। मतलब इसमें कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होती, कोई भी एक जो है हम उसका बुरा पर्सपेक्टिव नहीं रख सकते। ये एक रेगुलेटेड प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है। और जो नेक्रोसिस होता है वो एक्सीडेंटल सेल डेथ होती है ड्यू टू एनी सिवियर इंजरी, या फिर इसको हम एक इरिवर्सिबल डैमेज भी कह सकते हैं जो कि ठीक नहीं होता। तो यहाँ पर हमने नेक्रोसिस की बात कर ली। इसके अलावा अगर इसमें क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं हम वो देखें तो नेक्रोसिस की मॉर्फोलॉजी अगर हम देखें तो हमेशा जो है ना सेल्स इनलार्ज हुए हुए होते हैं। सेल का जो साइज़ होता है वो इनलार्ज हो जाता है। एपोप्टोसिस में एलिमिनेट हो रहे होते हैं सेल, तो सेल के जो साइज़ है वो श्रिंक हो जाता है। यहाँ पे न्यूक्लियस, केनोसिस, कैरियोरेक्सिस एंड कैरियोलाइसिस। केनोसिस हमारे पास क्या होता है? केनोसिस इन्वॉल्व द श्रिंकेज ऑफ सेल। कैरियोरेक्सिस हमारे पास क्या होता है कि फ्रेगमेंटेशंस में डिवाइड होना, और कैरियोलाइसिस न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेट हो जाना, बिल्कुल ब्रेक डाउन हो जाना। तो ये तीन न्यूक्लियस के लिए टर्म्स यूज़ की जाती हैं। जबकि जो हमारे पास एपोप्टोसिस का वो होता है वो सिर्फ फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाता है, इसकी फ्रेगमेंटेशन हो जाती है न्यूक्लियस की। तो सेल साइज़ की बात कर ली, एक में इनलार्ज, एक में श्रिंक। न्यूक्लियस की बात कर ली कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी थर्ड चीज़ जो है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसका क्या रोल होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो नेक्रोसिस, जाहिर सी बात है इरिवर्सिबल डैमेज है तो इसमें तो डिसरप्ट हो जाएगी, जबकि जो एपोप्टोसिस है उसमें इंटैक्ट रहती है, क्योंकि वो तो एक खुद प्रोग्राम सेल देते हैं तो उसमें कोई डैमेज नहीं होता। तो ये हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस हो गया। लास्ट हमारे पास सेल का कंटेंट। अगर सेल कंटेंट की हम बात करें तो नेक्रोसिस की मैंने पीछे भी बात की थी जब डायग्रामेटिक, तो वो लीक होते हैं सेल से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, फूड वैक्यूल्स हो, कोई भी कंटेंट हो बाहर आ जाता है, जबकि एपोप्टोसिस में वो इंटैक्ट रहते हैं। सिर्फ क्या होता है कि सेल श्रिंक होता है। सेल श्रिंक जो होता है ना उसको फिर हम कहते हैं एपोप्टोटिक बॉडीज़, जो कि जो है वो रिलीज़ हो जाते हैं। तो ये हमारे पास नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस का मेन डिफरेंस हो गया कि ये दोनों क्या हैं। एक एक्सीडेंटल बुरा सेल डेथ है, एक रेगुलेटेड सेल डेथ है। नेक्रोसिस हमेशा हमारे पास पैथोलॉजिकल होगा कि कोई मतलब एक्सीडेंटल कोई इंजरी, कोई डैमेज हुआ है, जबकि जो हमारे पास एपोप्टोसिस है ना वो हमारे पास होता है फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल मतलब हमारी बॉडी की नीड्स के हिसाब से हो रहा होता है। ये समटाइम्स पैथोलॉजिकल भी होता है, तो वो जब हम एपोप्टोसिस डिटेल में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। वैसे ही प्रोग्राम सेल डेथ हमारे पास फिजियोलॉजिकल होता है। इसका क्या मतलब होता है फिजियोलॉजिकल? ये हमारे पास अनवांटेड सेल्स को क्या करता है, एलिमिनेट कर देता है बॉडी से, बिकॉज हमें इनकी नीड नहीं होती। तो ये सिंपल हमारे पास एपोप्टोसिस हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं सिवियर इरिवर्सिबल इंजरी के, सिवियर नेक्रोसिस के। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय सेलुलर प्रोटीन डीनेचुरेशन, लीकेज ऑफ सेलुलर कंटेंट्स, एंजाइमेटिक डाइजेशन होने लग जाएगी और लोकल इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। सेलुलर प्रोटीन डीनेचुरेशन मतलब प्रोटीन डीनेचर होना शुरू हो जाएंगे, उनका जो रोल होगा हमारी बॉडी में वो सब ख़त्म हो जाएगा। तो इसको हम देख लिया। इसके बाद हमारे पास जो सेल के कंटेंट्स हैं वो लीक करने लग जाएंगे। किस तरह से लीक करेंगे इसको भी देख लेते हैं। वेयर डैम बाय डैम्स। डैम्स हमारे पास क्या होते हैं? डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। ये इस पैटर्न में डैमेज जो है ना हमारे पास होने लगता है। ये हम इन्फ्लेमेशन में भी पढ़ेंगे कि कैसा पैटर्न होता है। ये हमारे पास क्या करते हैं, रिसेप्टर्स, ये जो डैम्स हैं ये बाइंड करते हैं जाके, ये जो पैटर्न है, ये जो हमारे पास चीज़ है ये बाइंड करते हैं रिसेप्टर्स से जाकर, और वहाँ से हमारे पास फेगोसाइटोसिस का जो है वो प्रोसेस स्टार्ट करा देते हैं। मतलब
सेल्स को ही डिस्ट्रॉय, सेल को ही खाना, किल करना, इनका ये काम शुरू हो जाता है। तो ज़ाहिर सी बात है ये भी फिर आपको कोई ना कोई डैमेज दे रहे होंगे ना। इसके अलावा हमारे पास एंजाइमेटिक डाइजेशन, डिफरेंट एंजाइम्स जाते हैं, डाइजेशन होती है, सेल्स डैमेज ख़त्म हो रहे होते हैं। लोकल इन्फ्लेमेशन, लोकल इन्फ्लेमेशन ज़्यादातर हमारे पास एक्यूट होती है। तो यहाँ पर एक्यूट इन्फ्लेमेशन भी हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कमिंग चैप्टर में। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में दो चीज़ें आ जाती हैं, एक तो होता है हमारे पास वेस्कुलर चेंजेस एंड अदर वन इज़ सेलुलर चेंजेस। तो ये दोनों तरह के चेंजेस हम जब इन्फ्लेमेशन का चैप्टर पढ़ेंगे डिटेल में तो उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। तो अब हम पढ़ते हैं कि हमारे पास नेक्रोसिस के क्या पैटर्न होते हैं। किन पैटर्न से, मतलब अगर मैं बोलूँ तो टाइप्स ऑफ टिश्यू नेक्रोसिस, इसके क्या पैटर्न और क्या टाइप्स हैं नेक्रोसिस की। अब ये हमारे पास जो है इसकी 6 टाइप्स हैं। इसमें हमारे पास पहली जो है वो है कोगुलेटिव नेक्रोसिस, दूसरी हमारे पास है लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, थर्ड हमारे पास है गैंग्रेनस नेक्रोसिस, फोर्थ हमारे पास है यहाँ पर कैशियस नेक्रोसिस, फिफ्थ हमारे पास है फैट नेक्रोसिस एंड द लास्ट वन इज़ फिब्रिनोइड नेक्रोसिस। तो ये 6 टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस हम डिटेल में पढ़ते हैं कि किस तरह की होती है। कोई केस आ जाए या फिर आइडेंटिफिकेशन BCQs के लिए, SAQ में कोई केस आ जाए आइडेंटिफाई करने के लिए, तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख कर आँखें बंद करके वहाँ पे इस नेक्रोसिस का नाम लिख देंगे। तो कोगुलेटिव नेक्रोसिस की हम जब भी बात करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन, सबसे ज़्यादा कॉमन नेक्रोसिस है जो कि हर जगह पाया जाता है। अच्छा, दो चीज़ें होती हैं, दो चीज़ों की पहले हम बात कर लेते हैं। एक होता है हमारे पास प्रोटीन डीनेचुरेशन, के प्रोटीन्स जो हैं वो डीनेचर होना शुरू हो गए हैं, उनका जो फंक्शन है वो ख़राब, लॉस होने लग गया। तो प्रोटीन डीनेचुरेशन हमारे पास दोनों टाइप ऑफ नेक्रोसिस में आता है, कोगुलेटिव में भी और लिक्विफेक्टिव में भी। दूसरी चीज़ हमारे पास यहाँ पर आती है हेट्रोलाइसिस एंड ऑटोलाइसिस। जो हेट्रोलाइसिस होता है वो होता है डाइजेशन बाय लाइसोजाइमल एंजाइम्स ऑफ इन्वेडिंग ल्यूकोसाइट, और ऑटोलाइसिस क्या होता है, डाइजेशन बाय इट्स ओन लाइसोसोमल एंजाइम, खुद ही के लाइसोसोमल एंजाइम्स खुद ही को खाने लग जाते हैं। तो इन दोनों में अलग अलग बातें। तो हमेशा याद रखना जो कि हमारे पास कोगुलेटिव नेक्रोसिस होगा वहाँ पे प्रोटीन डीनेचुरेशन जो है वो प्रीडोमिनेंट होगा, मतलब मोस्ट डोमिनेंट होगा, और जो हेट्रोलाइसिस और ऑटोलाइसिस है वो लिक्विफेक्टिव में डोमिनेंट होगा। तो ये दोनों चीज़ें दोनों में है, लेकिन फर्स्ट डोमिनेंट कोगुलेटिव में प्रोटीन डीनेचुरेशन होगी और लिक्विफेक्टिव में हेट्रोलाइसिस और ऑटोलाइसिस होगा, फिर सेकंड पे दोनों चीज़ें आएंगी। ये आई गेस कॉन्सेप्ट इसका बन गया होगा। थर्ड चीज़, अब हम कोगुलेटिव पे वापस आते हैं कि क्या चीज़ है। कोगुलेटिव में हमारे पास इस्कीमिया या फिर हाइपोक्सिया हो रहा होता है। इस्कीमिया आपको पता है रिड्यूस ब्लड सप्लाई, हाइपोक्सिया भी आपको पता है ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, इन्फेक्शन आपको पता है। अगर किसी एक लोकलाइज्ड एरिया में हो जाए तो पूरा वहाँ के पूरे एरिया की ब्लड सप्लाई लॉस। तो ये कोगुलेटिव हमेशा, जब भी हार्ट का कोई केस आ जाए ना, हार्ट का, स्प्लीन का, तो वहाँ पे कोगुलेटिव नेक्रोसिस होगा। ज़्यादातर मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो होता है उसमें कोगुलेटिव नेक्रोसिस ही नज़र आता है। तो ये स्ट्रक्चर्स देख लें। स्प्लीन की बात होगी, हार्ट की बात होगी, दोनों केसेस में कोई इस तरह का केस दिया हुआ हो कि प्रोटीन डीनेचर हो रहा है या इन्फेक्शन हो रहा है, इस्कीमिया हो रहा है, हाइपोक्सिया हो रहा है, कोई भी टर्म यूज़ की हुई हो, या हार्ट और स्प्लीन का कोई केस है, तो वो पक्का कोगुलेटिव नेक्रोसिस ही होगा। उसके बाद हमारे पास हम नेक्स्ट पे चलते हैं विच इज़ लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस हमारे पास क्या होता है, इसमें मैंने अभी बताया कि हेट्रोलाइसिस और ऑटोलाइसिस प्रीडोमिनेंट होगा, उसके बाद प्रोटीन डीनेचुरेशन आएगी। प्रोटीन डीनेचुरेशन के बाद हमारे पास थर्ड चीज़ होती है कि लिक्विफेक्टिव, लिक्विड से नाम समझ में आ रहा है कि हमारे पास क्या होगा कि सॉफ्ट होगा और इसमें फ्लूइड फिल्ड होगा। लिक्विफेक्टिव लिक्विड से निकले तो फ्लूइड फिल्ड सॉफ्ट नेक्रोटिक एरिया होगा।
उसके अलावा ये हमारे पास कहाँ होते हैं, एब्सेसेस, मतलब एब्सेस बन रहा होता है, पस बन रहा होता है। और ये हमेशा जहाँ पे ब्रेन की बात आएगी, आंख बंद करके हमने लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, BCQ हो, SAQ हो, बस लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस लिख देना जहाँ ब्रेन की बात होगी। ये इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ब्रेन में होती ही लिक्विफेक्टिव है, और ब्रेन में कभी भी कॉगुलेटिव या कोई और ऐसी नहीं होती। ब्रेन में सिर्फ और सिर्फ लिक्विफेक्टिव होती है। ये पिक्चर में भी आप लोग देख सकते हैं ब्रेन की वो है पिक्चर। इसके अलावा अब हम नेक्स्ट जाते हैं गैंग्रेनस नेक्रोसिस पर। गैंग्रेनस नेक्रोसिस इज़ नॉट अ स्पेसिफिक पैटर्न, ये कोई पैटर्न फॉलो नहीं करता। जस्ट कॉगुलेटिव और लिक्विफेक्टिव का ना थोड़ा थोड़ा ना एक ये मिक्सचर होता है। अगर मैं बोलूँ कि कॉगुलेटिव और लिक्विफेक्टिव अगर आ जाएँ तो ये इसका मिक्सचर होता है। इसमें भी क्या होता है, स्कीमिया हो रहा होता है। स्कीमिया मीन्स ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो रही होती है, किसकी, लिम्स की ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो रही होती है। और अगर हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा मोर लिक्विफेक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से वेट गैंग्रीन, एक होता है ड्राई गैंग्रीन जो कि कोगुलेटिव हो रहा है स्कीमिया लिम्स में होने की वजह से। दूसरा हमारे पास अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो सुपर इम्पोज हो जाए तो वेट गैंग्रीन करवा देता है, जिसमें लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होगी। ठीक है, तो बस वेट गैंग्रीन के लिहाज से हम लिक्विफेक्टिव याद रख सकते हैं, वरना अदरवाइज़ ओनली फॉर ब्रेन और कहीं पर भी नहीं। तो ये पिक्चर देख लो कि ये जो पूरा ब्लैकिश एरिया है, ब्लैकिश एरिया ये पूरा वेट गैंग्रीन है, या ये हमारे पास लिम्फ का गैंग्रीन हो गया है। उसके अलावा हमारे पास कैशियस नेक्रोसिस देखते हैं। कैशियस नेक्रोसिस इज़ प्योरली फॉर ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट, जिनको ट्यूबरकुलोसिस लीजन्स हो जाती है। ये अपीयर कैसे करता है, ग्रॉसली अगर हम देखें तो सॉफ्ट, फ्राइबल और इसका चीज़ी, ये वर्ड याद रखना है, चीज़ लाइक मटेरियल या चीज़ी मटेरियल। माइक्रोस्कोपिकली अगर इसको देखेंगे तो हमारे पास एमॉर्फस जिनोफिलिक थोड़ी रेड पिंकिश मटेरियल नज़र आता है सेल डेब्रिस के साथ। और मेन इम्पॉर्टेंट इसका जो हाई हील पॉइंट है वो है ग्रेन्यूलोमा ही हमारे पास बनते हैं। क्यों बनते हैं, कलेक्शन ऑफ एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस की वजह से। मैक्रोफेजेस आते हैं, ग्रेन्यूलोमा फॉर्म होता है और ये कैशियस नेक्रोसिस हो जाता है। एंड बेसिकली इट इज़ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। नेक्स्ट इज़ फैट नेक्रोसिस। फैट वर्ड नज़र आ रहा है तो ये कहाँ नज़र आएगी, एडिपोज टिश्यूज़ में, हमारे फैट टिश्यूज़ में, जहाँ पे डिफरेंट लाइपेज की एक्टिवेशन हो जाएगी, फैटी एसिड्स रिलीज़ होंगे। कहाँ से रिलीज़ होंगे, टैग्स से, ट्राइग्लिसराइड से। इसके अलावा हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बनने लगेंगे। इसके अलावा हमारे पास इसकी अपीयरेंस कैसी होगी, वाइट चॉकी अपीयरेंस, वाइट चॉकी या चॉक लाइक या वाइट अपीयरेंस होने लग जाएगी। फैट सपोनिफिकेशन वगैरह ये सारी चीज़ें। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास बेजोफिलिक इन नेचर होंगे, ये कैशियस इजोनोफिलिक, ये बेजोफिलिक। लास्ट इज़ फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस, जो कि इसमें हमारे पास ये भी एक पैथोलॉजिकल पैटर्न है ड्यू टू एंटीजन एंटीबॉडी इम्यून कॉम्प्लेक्स, जो कि ब्लड वेसल है, इसमें जाके डिपोजिशन हो रही है इसकी। फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस करा रहे हैं ब्लड वेसल्स में। ये हमारे पास माइक्रोस्कोपिकली अगर हम देखें तो ये कैसे नज़र आता है, ब्राइट पिंक एमॉर्फस मटीरियल। ब्राइट पिंक एमॉर्फस मटीरियल क्यों, क्योंकि प्रोटीन डिपॉजिट हुए हुए होते हैं आर्टीरियल इस वॉल के अंदर, प्रोटीन डिपोजिशन हुई होती है आर्टीरियल वॉल में। तो ये हमारे पास माइक्रोस्कोप में ब्राइट पिंक नज़र आ रहे होते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू।